भारत में जितने भी अवैध काम हो रहे हैं सबके लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग आ रही है। मेरी एक PIL चल रही है जिसमें मैंने उसको रोकने का कुछ इंतज़ाम किया है। देखते हैं उसका कब तक इलाज होता है। 50,000 करोड़ रुपए हर साल भारत में भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। 50,000 करोड़ रुपए खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, पश्चिम देशों से FCRA के जरिए आ रहा है। एक नया मॉडल और आ गया है कि जो लोग यहाँ पे अरब के देशों में नौकरी करते हैं उनको डबल सैलरी दी जा रही है। जैसे वो नाई, धोबी, जो मोची या ड्राइवर का काम करते हैं उनको 1,000 रियाल के बदले 2,000 रियाल दिया जाता है और बता दिया जाता है जो तो हमने तुम्हें एक्स्ट्रा दिया है ये तुम्हें फला जगह जाके दे देना है। ये भी खेल चल रहा है। भारत के अंदर से भी बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है और उस सारा का सारा ब्लैक मनी जिहाद में जा रहा है, अलगाववाद में जा रहा है, कट्टरवाद में जा रहा है, माओवादियों को जा रहा है, नक्सलियों को जा रहा है, अवैध मज़ारे बनाने के लिए आ रहा है, अवैध मदरसे बनाने के लिए आ रहा है, चर्च बनाने के लिए आ रहा है। सारी चीज़ें, कुछ भी फ्री में नहीं होता। केवल आप लोग फ्री में आके बैठे हुए। आप लोग फ्री में आए हैं, मैं फ्री में आया हूं, इतने फ्री है। लेकिन देश विरोधी सारी गतिविधियां पैसे से होती हैं, पैसे के लिए होती हैं। और जो लोग हमको बांट रहे हैं जाति के आधार पे, उनका मोटिव क्या है? पार्षद बनना या प्रधान बनना या विधायक बनना या सांसद बनना। वो पार्षद क्यों बनना चाहते हैं? अल्टीमेट मोटिव क्या है? किस लिए? पैसा। तो जाति का जहर घोला, यादव जी को वाल्मीकि जी से लड़ा दिया, पंडित जी को गुप्ता जी से लड़ा दिया, आदिवासी को पिछड़ों से लड़ा दिया, भाषा के आधार पर लड़ाया, जाति के आधार पर लड़ाया, क्षेत्र के आधार पर लड़ाया, अलग अलग तरीके जैसे भी लड़ सकते हैं लड़ाया। मोटिव क्या है? सत्ता। सत्ता किस लिए चाहिए? पैसे के लिए। जिनको चुनाव लड़के नहीं पैसा कमाना है वो बाहर से पैसा कमा रहे। कुछ अरब के एजेंट बने हुए हैं, कुछ दुबई के एजेंट बने हुए हैं, कुछ अमेरिका के एजेंट बने हुए हैं, कुछ यूरोप के एजेंट बने हुए हैं। डायरेक्ट एजेंट नहीं है, बीच में बहुत बड़ी चैन होती है। बड़वानी वालों का डायरेक्ट लिंक नहीं होगा मेरे समझ से। वो बीच में और भी हैं, यहाँ से इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से ऐसे करके बीच में 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर भी रहेंगे, उसमें डीलर भी रहेंगे, कई और भी लोग रहेंगे। इसका समाधान एक ही है कि सबसे पहले करप्शन को खत्म किया जाए, ब्लैक मनी को खत्म किया जाए, फॉरेन फंडिंग खत्म किया जाए। और एक बात मैं आपको लिख के दे देता हूं, केवल समाज को जगाने से कोई भी देश विरोधी गतिविधि खत्म नहीं होगी। जब तक दंड अच्छा नहीं होगा, कानून अच्छा नहीं होगा, जुडिशियल सिस्टम अच्छा नहीं होगा, अवैध काम करने वालों को जल्दी जल्दी सजा होना शुरू नहीं होगी, तब तक भयबिन होए, भयबिन होए। आज एक भाई को सरसता गई है, गई कि नहीं गई? ये बहुत गंभीर मामला है। सदस्यता जाने के बाद कोर्ट का फैसला आया, लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले के बाद सदस्यता गई है और सड़क पे आगजनी हो रही है। अगर कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो किसका फैसला मानेंगे? अगर इसी तरीके से कोर्ट के फैसले के बाद आगजनी होती रही, सड़क पे जाम होता रहा, सड़क पे धरना होता रहा, तो भारत में अराजकता फैल जाएगी। मैंने 2016 में PIL फाइल किया था।
और 2016 में मैंने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया था, चूंकि हमारे सांसदों को, विधायकों को हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, मंदिर में वीआईपी दर्शन रहता है, एरोप्लेन में वीआईपी व्यवस्था होती है, ट्रेन में वीआईपी व्यवस्था होती है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था होती है, तो इनको कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने मांग किया कि 2016 में मैंने पीआईएल फाइल करके बोला कि सांसदों, विधायकों के लिए वीआईपी व्यवस्था के अंतर्गत स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनाइए। 2017 में गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया, बोले ठीक है, पूरे देश में एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बनेगी। एमएलए, और यह भी ऑर्डर कर दिया कि 1 साल के अंदर एमएलए एमपी का फैसला होगा। 2017 में कोर्टें बनना शुरू हुई, 1 साल तो कोर्ट बनने में लग गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जजों का ट्रांसफर करना, फाइलें इधर की उधर करना, सारे सांसदों, विधायकों के मैटर जो अलग अलग चल रहे थे उनको एक जगह लाना। 1 साल तो ऐसे निकल गया 2018। 2019 के बाद सांसदों, विधायकों का मुकदमा बढ़ना शुरू हुआ। माननीय राहुल गांधी जी 200वें सांसद हैं जिनकी आज सदस्यता गई है। अब तक 2018 के बाद एमएलए एमपी कोर्ट बनने के बाद अतीक अहमद की सदस्यता गई, मुख्तार अंसारी की सदस्यता गई, आजम खां की सदस्यता गई। इस तरीके से टोटल 200 वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों, विधायकों की वीआईपी व्यवस्था के अंतर्गत, वीआईपी कोर्ट के अंतर्गत उनकी सदस्यता अब तक जा चुकी है। अभी मेरी 2 और पीआईएल आने वाली है अप्रैल में, जिसमें हमने मांग किया कि जब एक सजा याफ्ता व्यक्ति सजा होने के बाद चपरासी नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकता, तो सांसद, विधायक कैसे बन सकता है? और एक और भी पीआईएल है। मैंने कहा जब सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता तो वो पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष कैसे बन सकता है? इसलिए जो सजा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अप्रैल में वो फैसला भी आ जाएगा। अभी जो इनको सजा होती है उनके चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन है। मैंने उसको भी चैलेंज किया हुआ है कि ये 6 साल का बैन नहीं, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए चुनाव लड़ने पे। और दूसरा हमने ये भी कहा है, बहुत सारे सजा याफ्ता लालू जैसे आज भी पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते लेकिन टिकट बांट सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। इसलिए सजा याफ्ता के पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी कंप्लीट बैन होना चाहिए। अगर दोनों याचिकाएं आ गई तो मुझे लगता है अभी तो 200 सांसदों, विधायकों की सदस्यता गई है, चुनाव लड़ने पे बैन हो गया है। अब उनके आने वाले टाइम में आजीवन प्रतिबंध भी हो जाएगा और जो कुछ पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं या पार्टी अध्यक्ष बनने वाले हैं उनके पार्टी अध्यक्ष बनने पे भी रोक लग जाएगी। लेकिन आज की व्यवस्था ठीक नहीं है, आज का जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इस एक प्रयास का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ने वाले थे अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनका यह कहना है कि अभी तो मेरा मुकदमा 50 साल चलेगा और 50 साल में हम 80-90 साल के हो जाएंगे, हो सकता चले भी जाएं, तो मुकदमा बाद में खत्म होगा, सजा बाद में होगी, उसके पहले हम खुद ही चले जाएंगे। अगर हम एमएलए एमपी बन गए तो हमारा मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा, जो फैसला 50 साल बाद आना था वो 1 साल में आ जाएगा। इसलिए हमको चुनाव नहीं लड़ना। आपके मध्य प्रदेश के ही एक सज्जन थे, पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, उनको 2019 में लोकसभा का टिकट मिला तो हमको फ़ोन करे, बोले भाई साहब बधाई हो, धन्यवाद, मुझे टिकट मिल गया। हमने कहा तो हमें क्यों धन्यवाद दे रहे हो? बोले भाई साहब आपकी वजह से मिला। हमने कहा क्यों? बोले भाई साहब जिसको पार्टी देना चाहती थी
वो कह रहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले भाई साहब जिसका पार्टी ने तय कर दिया था, अब वो कह रहा मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा और राष्ट्रीय पार्टी है। तो हमने कहा क्यों कह रहा है? कह रहा है कि हमारा मामला एमएलएमपी कोर्ट में चला जाएगा, हमारे खिलाफ 38 से 40 मुकदमे सारे एमएलएमपी कोर्ट में चले जाएंगे, 40 में से 2-4 में सजा तो हो ही जाएगी। ऐसे रहेगा तो हमारा 20 साल 30 साल 40 साल चलता रहेगा, तब तक अपनी दुनिया पूरी ठीक चल जाएगी। इस एक प्रयास से अगर लोग गंदे लोग राजनीति में आने से थोड़ा डर रहे हैं, तो अगर हम जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा कर दें, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू कर दें, जिनके पास बेनामी प्रॉपर्टी मिले, जिनके पास आयसरिक संपत्ति मिले, उनको लाइफ बैन करना शुरू कर दें, तो लोकतंत्र अच्छा होगा कि नहीं? अच्छे लोग पार्षद प्रधान बनेंगे कि नहीं? अच्छे लोग सांसद विधायक बनेंगे कि नहीं? और जब अच्छे लोग सांसद विधायक बनेंगे तो अच्छा कानून बनेगा, और अच्छा कानून होगा अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छी व्यवस्था होगी तो जिन समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं वो समाधान वहीं संसद विधानसभा से हो जाएगा, भोपाल से हो जाएगा या दिल्ली से हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं, डॉक्टर नहीं अब दवा की जरूरत है। डॉक्टर के साथ साथ दवा अच्छी चाहिए, क्योंकि जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी, ड्राइवर भले ही अच्छा हो। आज का विषय रखा था समान नागरिक संहिता। इसमें मेरी कई याचिकाएं चल रही हैं, मैंने इसको टुकड़े टुकड़े में फाइल किया, एक साथ नहीं फाइल किया। अगर घर में 5 बेटे हों और पिता 5 के लिए अलग नियम कानून बनाए, तो 5 बेटों में प्रेम भाईचारा रहेगा क्या? बोलिए जरा। घर में 5 बहुएं हैं, 5 बहुओं के लिए ससुर जी अलग अलग कानून बना दें, बोलिए बहन जी, शांति रहेगी क्या? 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों के लिए अलग अलग नियम कानून बना दे पिताजी, बेटियां आराम से रहेंगी क्या? लेकिन भारत में तो ऐसे ही हो रहा है। हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून और ईसाई के लिए अलग कानून, सारे बेटों के लिए अलग अलग कानून। जो जैसा घर है वैसे आप उसको देश को मान लीजिए। कभी हमने सोचा ही नहीं हमारी परंपरा क्या है। हमारी परंपरा तो यह है कि राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। गंधार की राजकुमारी का नाम गंधारी, कौशल की राजकुमारी का नाम कौशल्या, पांचाल की राजकुमारी का नाम पांचाली, द्रुपद की राजकुमारी का नाम द्रौपदी, जनक की राजकुमारी का नाम जानकी। हमारे देश में बेटी और बेटी को बराबर माना ही नहीं गया। ये तो वेस्टर्न कल्चर है जहां वे कहते हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी। अरे हमारे देश में नारी तू नारायणी, ये कल्चर रहा है। हमारे देश में बेटी बेटे के बराबर नहीं होती, बेटी बेटे से ऊपर होती है। नहीं तो आप देख लीजिए, प्राचीन भारत में कोई एक राजकुमार बताइए जिसका उस राज्य पे नाम हो। कौशल कौशल्या, सौमित्र सुमित्रा, कैकेय कैकेयी, ये परंपरा रही है। और हमारी बेटियां केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं करती थी, शस्त्र का भी अध्ययन करती थी। ये भी हमारी परंपरा रही है। उदाहरण देख लीजिए, रावण गया लड़ने राजा कैकेय से। कैकेय का मतलब वर्तमान पेशावर। सोचो, लंका से लड़ने गया वो पेशावर, बगल में जिसको काबुल कहते हैं उसको जीत लिया और अपने भाई के नाम पे, कुंभकर्ण के नाम पे उसको कुंभा बना दिया। वो जो काबुल है वो भी कभी रावण का राज्य था। कैकेय में उसने
कैकेयी नरेश को परास्त कर दिया। कैकेयी नरेश ने अयोध्या नरेश से मदद मांगी। राजा दशरथ अपनी सेना लेकर गए पेशावर, फैज अयोध्या से पेशावर लड़ने गए। रावण ने दशरथ को भी पूरी तरीके से, मतलब हरा तो नहीं दिया, लेकिन मतलब बुरी तरीके से उनको टक्कर दिया। रावण ने कैकेयी के सेनापति को मार दिया। जब सेनापति मार दिया गया, पूरी सेना में एकदम भगदड़ मच गई, तो राजकुमारी कैकेयी ने सेना की बागडोर संभाली। और बागडोर नहीं संभाली, जब रावण दशरथ को मारने वाला था तो कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई। उसके बाद विवाह हुआ है। रानी कैकेयी की दशरथ से विवाह की यह कहानी है। और आज तो मैं केवल यह बताना चाह रहा था कि जहां प्राचीन काल में हमारे यहां बाल विवाह नहीं था, रात्रि विवाह नहीं था, घूंघट प्रथा नहीं थी, ये आई कब? कोई एक मुझे आप 1000 साल पहले कोई बाल विवाह की एक घटना बताइए। 1000 साल पहले रात में विवाह का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। 1000 साल पहले मुझे घूंघट प्रथा का एक एग्जाम्पल बताइए। हमारे शास्त्रों में अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद पाप माना गया। तो जब अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद पाप है, तो विवाह संस्कार रात में कैसे पुण्य हो सकता है? अंतर कैसे आया? जहां जहां मुगल गए वहां रात्रि विवाह शुरू हो गया, और जहां मुगल नहीं पहुंचे वहां दिन में विवाह होता है। शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया, इसलिए वो आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल नहीं पहुंच पाए, वहां दिन में विवाह होता है। इधर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, इधर रात में विवाह होता है, क्योंकि दिन में हमारी बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए हमने रात में विवाह शुरू कर दिया। साउथ के राज्यों में आज भी बाल विवाह नहीं होता, हमारे नॉर्थ के राज्यों में आज भी बाल विवाह होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बड़ी जो लड़कियां बड़ी हो जाती थी, हमारी बेटियां, उनको उठा लेते थे। उनसे बचने के लिए बाल विवाह शुरू कर दिए। दक्षिण भारत में चले जाइए, आपको कहीं घूंघट नहीं मिलेगा। जो लोग गए आप आपको खुद भी पता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना में घूंघट प्रथा नहीं है। इधर है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे। उनसे बचने के लिए हमने घूंघट प्रथा शुरू कर दिया। तो ये जो परंपराएं आई, ये जो कुरीतियां आई, ये पिछले 1000 साल की देन है।